माँ बाप के मरने के बाद मेरी सौतेली बहन मेरे घर पर आकर रहने लगी थी। सौतेली बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं उससे थोड़ा दबती हुई रंगत की थी। मेरा रंग उससे थोड़ा दबता हुआ था और मेरा पति भी मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैंडसम नौजवान था। इसलिए मैं अपने पति को लेकर वैसे भी अनसिक्योर रहती थी। हालांकि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में हीन भावना बैठ गई थी, तो कहीं वो किसी और को पसंद ना कर ले। इसीलिए जब मेरी सौतेली बहन मेरे घर आकर रहने लगी तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरी सौतेली बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और अब मैं परेशान होने लगी कि कहीं मेरा पति मेरी खूबसूरत सौतेली बहन में दिलचस्पी ना ले ले। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई और धीरे धीरे मेरे पति ने वैसा ही किया जिस बात का मुझे डर था। वो धीरे धीरे मुझसे दूर होता चला गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। मेरे दिल में शक तो पहले से ही था, और जब पति ने मुझसे दूरी बनाई तो ये शक और भी मजबूत हो गया था। मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। मैंने कभी दोनों को साथ बैठे भी नहीं देखा था, ना ही एक दूसरे से हंसी मजाक करते देखा था। लेकिन एक दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी जब मुझे पता चला कि सौतेली बहन माँ बनने वाली थी। मैं तो हैरान रह गई थी। उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, फिर वो माँ कैसे बन सकती थी। मैंने उसे झंझोड़ झंझोड़ कर पूछा था, बताओ ये बच्चा किसका है, लेकिन उसने जबान नहीं खोली थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था ये बच्चा मेरे पति का ही होगा, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने भी सोच लिया था जैसे ही बच्चा पैदा होगा मैं उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। और जब सौतेली बहन ने बच्चे को जन्म दिया और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो ये पता चला कि बच्चे का बाप कौन है। और मेरे कदमों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि मेरा ही सगा। रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे पति जैसा मोहब्बत करने वाला अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा था। उसकी मोहब्बत में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। पूरा ख़ानदान हमसे जलन करता था, कहता माँ ही जैसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। उसका दीवाना है प्रेम जो उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन आज मेरे हाथ में जो ये रिपोर्ट थी ये हम दोनों की मोहब्बत का फैसला करने वाली थी। अगर मुझे पता चला कि मेरा पति झूठा है तो शायद मैं भी मर जाती। जब मैंने उस रिपोर्ट को खोल कर देखा तो मेरी सांसें रुकने लगी थीं, क्योंकि उसमें लिखा था कि मेरे पति ने मेरी बहन को अपना। शाम का समय था, मेरा पति घर आने वाला था। मैं अपने पति प्रेम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं जिसे हम अपना कहते। इसलिए हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। हम एक 3 कमरों के फ्लैट में रहते थे। वो सुबह काम पर चला जाता और शाम 7 बजे तक आता था। मैं पूरा दिन घर को साफ करती, खाना बनाती और फिर प्रेम का इंतज़ार करती। जब वो घर आता तो मैं उसको हंसती मुस्कुराती गेट पर ही मिलती थी। मुझे यूँ तरोताज़ा देखकर प्रेम भी खुश हो जाता और मेरे गले में बाहें डालकर कहता, सच कहता हूँ यही तरोताज़ा मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे भी ताजगी मिल जाती है। पूरे दिन की थकान उतर जाती है। हमारे छोटे से आशियाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ वो बच्चे की कमी थी। भगवान ने अभी तक हमारी झोली में बच्चा नहीं डाला था। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे और अभी तो ऐसा लगता था शादी को 4 दिन भी नहीं हुए, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। प्रेम कहता था, हमारे घर को किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मेरी सारी दुनिया तुम हो। जब बच्चे ने होना होगा तो वो हो जाएगा, तुम इतनी चिंता मत किया करो। जब मुझे बच्चों की टेंशन नहीं है तो तुम क्यों लेती हो। मैं उसे कहती, लेकिन प्रेम लोगों की बातें मुझे जीने नहीं देती। तो प्रेम मुझे प्यार से अपनी बाहों में भरता और कहता, लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर इन दुनिया वालों के साथ रहना है। जब तुम्हारे पति को ही शिकायत नहीं तो तुम्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चों ने पैदा होना होगा तो वो खुद ही हो जाएंगे। वो मुझे कभी भी कुछ नहीं कहता था कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इलाज करवाऊंगी तो फिर ठीक हो जाऊंगी, और मेरा इलाज भी चल रहा था। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। ये समय प्रेम के आने का ही था। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई थी और यही सोचकर कि प्रेम आ गया मैं खुशी से दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई थी। अपने साड़ी का पल्लू ठीक किया, चूड़ियों की खनखटाहट के साथ मैंने दरवाज़ा खोला था, लेकिन सामने प्रेम नहीं बल्कि एक लड़की खड़ी थी। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन थी, लेकिन सौतेली बहन।
हम दोनों का बाप तो एक ही था, लेकिन माएँ अलग थीं। मैं माया को सामने देखकर हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी सामने माया खड़ी होगी। बल्कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि माया इस तरह मेरे घर भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से लगभग माया 3 साल पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। उसका कुछ भी अता पता नहीं था। लोग तो कहते थे कि माया भाग गई है और किसी लड़के से शादी कर ली है। उसने जैसे ही मुझे देखा, दीदी कहते हुए मेरे गले लग गई थी और रोने लगी। मैंने देखा कि गली से गुजरते हुए लोग हम दोनों को ही देख रहे थे। इस तरह दरवाजे पर खड़े होना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे अंदर बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कहा, माया कहाँ थी तुम इतने समय से? तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं था। कहाँ से आई हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मैंने चिंतित होते हुए माया से सवाल पर सवाल कर डाले थे, क्योंकि वो रो रही थी और उसके रोने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी, किसी न किसी परेशानी में घिरी होगी। वो कहने लगी, बहुत लंबी कहानी है। मैंने उसे सोफे पर बिठाया। जहाँ तक बात हमारे संबंध की थी, हम लोग एक दूसरे के साथ बुरे नहीं थे। मेरा और माया का व्यवहार आपस में नॉर्मल ही था, जैसे बहनों में होता है। क्योंकि हम दोनों के बाप तो एक ही था, लेकिन हम दोनों में प्यार भी बहनों की तरह ही था। हम दोनों में से कभी किसी ने एक दूसरे का बुरा नहीं सोचा था। हालांकि हमारी माँओं की आपस में नहीं बनती थी, दोनों में बहुत झगड़ा होता था। जब तक मेरी माँ जिंदा रही थी, माया की माँ से कभी नहीं बनी थी। मेरे बाप का दूसरी शादी करने का यही कारण था कि उसे लड़का चाहिए था। पुराने सोच के मालिक थे मेरे पापा। और जब मैं पैदा हुई तो मेरे पैदा होने से उन्हें कोई दुख तो नहीं हुआ था, लेकिन एक मलाल दिल में ज़रूर था कि बेटा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये सोचकर सब्र कर लिया कि इस बार न सही, अगली बार उन्हें बेटा ज़रूर होगा। लेकिन शायद उनकी किस्मत में बेटा नहीं था। अगली बार मेरी माँ बच्चे को जन्म देने के काबिल ही नहीं रही थी, क्योंकि माँ की बच्चेदानी खराब हो गई थी और ऑपरेशन से बच्चेदानी निकाल दी गई थी। अब मेरे पापा बिल्कुल मायूस हो चुके थे और फिर उन्होंने लड़के की ख्वाहिश में दूसरी शादी कर ली। लेकिन लड़का उन्हें दूसरी पत्नी से भी नसीब नहीं हुआ था। दूसरी पत्नी ने भी उन्हें बेटी ही दी और फिर माया की माँ भी दोबारा माँ न बन सकी। यूँ हम दोनों बहनें ही थे और हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी माँ अब बीमार रहने लगी थी और एक दिन वो दुनिया से ही चली गईं। मेरी माँ को गए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि माया की माँ भी इस दुनिया से चल बसी। माया की माँ को अचानक ही बहुत तेज़ बुखार हुआ और बुखार उनके दिमाग को चढ़ गया था। जब तक हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद हमें एहसास हुआ कि जब माँ दुनिया में नहीं रहती तो फिर कोई भी अपना नहीं रहता। अब हमारे बीच झगड़े भी होने लगे थे। झगड़ा तो सभी बहनों में होते हैं। मुझ में और माया में झगड़ा होने की यही वजह थी कि माया आज़ाद ख्याल लड़की थी और मैं घरेलू टाइप की लड़की थी। माया का हर दूसरे तीसरे लड़के से चक्कर था और जब हम दोनों की ही माएँ मर गईं तो अब घर पर उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। पापा सुबह काम पर चले जाते और शाम को आते थे। ऐसे में माया अपने बॉयफ्रेंड से खुल्लम खुल्ला मिलने लगी थी। एक दिन तो उसने अपने एक बॉयफ्रेंड को घर पर ही बुला लिया। रात का समय था जब मुझे माया के कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ें आई थीं। मैंने कमरे की खिड़की से झाँक कर देखा तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि अंदर कमरे में माया के लड़के की बाहों में लिपटी खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और जब माया ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया था। मैंने कहा, ये सब कुछ इस घर में नहीं चलेगा, वरना मैं पापा को बता दूंगी। बस इसी बात पर मुझ में और माया में झगड़े बढ़ने लगे थे। वो अब अपने बॉयफ्रेंड को घर पर तो नहीं बुलाती थी, लेकिन बाहर उनसे ज़रूर मिलती थी। पापा भी अब बीमार रहने लगे थे, इसलिए वो हम दोनों की ही शादी कर देना चाहते थे। उसी समय मेरे लिए प्रेम का रिश्ता आया था। रिश्ता अच्छा था, इसीलिए पापा ने जल्दी ही रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी रख दी। यूँ चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। अब मेरे पीछे से माया रह गई थी और मुझे उसकी चिंता सताती थी, क्योंकि वो बड़ी ही जज्बाती लड़की थी। उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। मैं चाहती थी माया की शादी हो जाए, जिससे कि वो भी अपने घर की हो जाए, लेकिन इससे पहले ही पापा भी इस दुनिया से चल बसे। अब माया घर पर अकेली रहती थी। मेरी शादी के 1 साल बाद ही माया अचानक ही घर से गायब हो गई। पूरे 3 साल के बाद मुझे उसकी शक्ल नज़र आई थी। मैंने कहा, माया कहाँ थी तुम 2-3 साल तक, क्या कर रही थी? उसने कहा कि मैं जहाँ कहीं भी थी, लेकिन आपने तो मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। माया मुझसे शिकायत कर रही थी और मैं उससे नजरें चुरा गई। ये सच था कि पापा के मरने के बाद माया अकेली रह गई थी और वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उसकी बड़ी बहन थी, उसकी शादी करना मेरा फ़र्ज बनता था। लेकिन मैंने माया की लौट कर खबर नहीं ली थी और
जब वो घर छोड़कर चली गई थी तब भी मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी और मैं माया को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने पति के साथ अकेली रहना चाहती थी। माया को अपने साथ रखने से मेरी प्राइवेसी ख़त्म होती। उस समय मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने और प्रेम के बीच में किसी तीसरे को नहीं चाहती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था। मैंने माया के लिए उस समय रिश्ते ढूंढे थे, लेकिन इसी बीच माया गायब हो गई थी और फिर बाद में मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि मुझे यही लगा था कि ज़रूर माया किसी लड़के से प्यार करती होगी और वो घर छोड़कर उसी लड़के के साथ चली गई होगी और उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई होगी। और जब आज माया ने मुझसे शिकायत की तो मैं उससे नज़रें चुरा गई थी, लेकिन आज उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। उसके हाथ पैर गंदे थे, कपड़ों में से भी बदबू आ रही थी। मैंने कहा, माया क्या कहीं दूर से सफ़र करके आई हो जो हालत इतनी ख़राब है? उसने कहा, हाँ बहुत दूर से आई हूँ। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम नहा धो लो, मैं तुम्हें अपने कुछ कपड़े दे देती हूँ। तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है, खुद की हालत सुधार लो। अभी कुछ ही देर में प्रेम भी आने वाला होगा, फिर हम तीनों मिलकर डिनर करेंगे। हालांकि मैं माया के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरा जी चाह रहा था माया से कह दूँ कि नहाओ धो खाना खाओ और यहाँ से चली जाओ, लेकिन मैं उसे कह नहीं सकती थी क्योंकि मुझे पता था उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे पापा का जो घर था, जहाँ पर माया पापा के मरने के बाद 2-3 महीने तक रही थी, और जब माया चली गई थी तो मैंने उस घर को बेच दिया था और वो पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। अब वो मुझसे भी सवाल कर सकती थी कि घर जो पापा ने बेचा है उसमें मेरा हिस्सा मुझे दे दो, इसलिए मैं अभी उसके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। प्रेम आ गया था। जब उसने माया को देखा तो पहले तो हैरान हुआ था, लेकिन फिर परेशान भी हुआ क्योंकि प्रेम भी हम दोनों के बीच में तीसरे को नहीं चाहता था। लेकिन फ़िलहाल अभी मजबूरी थी। हम सब ने साथ मिलकर खाना खाया था। मुझे तो लगा था आज का हमारा डिनर बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन माया के सामने हम कुछ बोल ही नहीं पाए थे। बस प्रेम ने यही कहा था कि खाना अच्छा बना है। खाना खाने के बाद हम लोगों ने कहीं बाहर भी जाना था क्योंकि हम रोज़ ही रात को खाने के बाद बाहर टहलने ज़रूर जाते थे। रास्ते में प्रेम मुझे आइसक्रीम खिलाता था, लेकिन आज माया को छोड़कर कैसे जाते। सुबह सुबह मैं उठकर घर से बाहर चली गई थी क्योंकि सब्जी वगैरह खरीदनी थी। वापस आई तो देखा माया और प्रेम एक साथ टेबल पर बैठे थे और माया रो रही थी और प्रेम उसके कंधे पर हाथ रखे उसे तसल्ली दे रहा था। मैंने कहा, क्या हो गया माया, तुम रो क्यों रही हो? तो प्रेम कहने लगा, कुछ नहीं, तुम इसका ख्याल रखा करो, बेचारी बहुत परेशान है। जाते जाते कहने लगा, अच्छा चलो मेरे कपड़े इस्त्री करके मुझे दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने कहा, ठीक है। माया भी उठी और कहने लगी, दीदी आप कपड़े इस्त्री करके दे दो, मैं तब तक नाश्ता बना लेती हूँ। मैंने कहा, नहीं तुम बैठो, मैं बना लूँगी। उसने कहा, नहीं दीदी मैं बना देती हूँ। चलो कम से कम वो मेरा हाथ तो बटा रही थी। जब मैं कपड़े इस्त्री करके आई तो प्रेम मेरे पास आया। मैंने कहा, क्यों रो रही थी वो, क्या कोई बात हुई है? कहने लगा, हाँ बड़ी ही मुश्किल समय से गुजरी है, तुम उसका ख्याल रखा करो, बेचारी पर बुरा वक्त है। अभी तक तो मेरा पति गुस्से में था और रात को जब हम लोग अपने बेडरूम में गए थे तब भी वो कह रहा था कि तुम्हारी बहन कितने दिन के लिए आई है, और आज कह रहा था कि उसका ख्याल रखना, बेचारी पर बुरा वक्त है। फिर मैं भी उसे उठाकर बाहर नहीं फेंकने वाली थी। आज उसने नाश्ता बना दिया तो न जाने कितने वक्त के बाद मैंने किसी और के हाथ का नाश्ता किया था। उसके बाद प्रेम चला गया था। उसके बाद माया घर को साफ करने लगी। मैंने कहा, रहने दो, मैं कर लूँगी। कहने लगी, बैठी बैठी क्या करूँगी, आप थोड़ा आराम कर लो। लेकिन अब मुझे एक बात खटकने लगी थी, अब तक माया कहाँ थी और अब अचानक वो कहाँ से आ गई थी। इसका हाथ पकड़कर मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा, माया सच सच बताओ, तुम इतने दिनों तक किसके साथ रही थी और अब इतनी परेशान क्यों हो? मेरी बात पर माया की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, दीदी मैंने जिसके भरोसे घर छोड़ा था उसने मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। जब तक मैं अपने रहने का इंतजाम न कर लूँ मुझे आप अपने साथ रख लें। मैं माया को मना नहीं कर पाई थी। अब रोज़ वो मेरे साथ कामों में हाथ बटाने लगी थी। प्रेम जब वापस आया तो एक दिन उसके हाथ में सेब थे, जबकि मुझे सेब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और वो भी नहीं खाता था। मैंने कहा, ये किस लिए लाए हो? तो कहने लगा कि माया के लिए लाया हूँ, उसको खिला देना। बेचारी की शक्ल देखो कैसी उजड़ी हुई सी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से धक्के खाकर आई है। थोड़ा खाएगी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। मैं प्रेम को अच्छी तरह जानती थी, वो बहुत अच्छा इंसान था, उसे लोगों की परवाह करना आता था, इसलिए उस समय मुझे बुरा नहीं लगा था। लेकिन जब ये कुछ ज़्यादा ही होने लगा तो मुझे अब अजीब लगने लगा था। वो रोज़ माया के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता, वो दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे होते
और जब मैं आ जाती तो चुप हो जाते। प्रेम का माया की तरफ झुकाव अचानक से ही बढ़ गया था। एक दिन तो वो उसके लिए कपड़े भी लेकर आया। मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि प्रेम ने आज तक मेरे लिए कभी शॉपिंग नहीं की थी। वो कहता था, मुझे समझ नहीं आता कि औरतों को क्या पसंद आता है और क्या नहीं। मैं हैरान नज़रों से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसका नाप क्या है? मैंने चूड़ियों को हाथ में लेते हुए कहा था। उसने कहा, तुमसे ज़्यादा ही पतली है, बस और क्या, अंदाजे से ले आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा, मुझसे ज़्यादा पतली है? और तुम्हें भी तो कम वजन की पतली दुबली लड़कियाँ ही अच्छी लगती हैं, है ना? उसने कहा, अब ये बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? माही, अब वो हमारे साथ हमारे घर पर रहती है, तो उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो अपने साथ कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, इसलिए मैं उसके लिए कुछ सामान ले आया हूँ। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा सामान था जो मैं उसके लिए नहीं ला सकता। वो सामान तुम उसे अपने साथ लेकर जाना और दिला देना। और वैसे भी वो तुम्हारा सामान इस्तेमाल करती तो मुझे तुम्हारे लिए सामान तो लेकर आना ही पड़ता ना। प्रेम बहुत ही प्यार से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ना जाने क्यों प्रेम की ये हरकतें गुस्सा दिलाने लगी थीं। वो मुझसे पूछे बिना उसके लिए इतना सामान लेकर आया था। मैंने गुस्से से कह दिया, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी? मैं खुद ही मैनेज कर लेती, उसे अपना पुराना सामान दे देती जो मैं यूज़ नहीं करती। प्रेम मेरी बात सुनकर हैरान था। कहने लगा, माही, कैसी बातें करती हो? बहन है वो तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं। हम दोनों पति पत्नी में इतना प्यार था कि हमने कभी कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं किया था। लेकिन अब वो मुझे मीठे मीठे ताने देने लगा था। एक दिन मुझसे कहने लगा, ये तुम्हारी बहन तो बड़ी ही गोरी चिट्टी है, तुम किस पर चली गई हो? अच्छा हाँ, तुम लोगों की माएँ अलग थीं, लगता है उसकी माँ खूबसूरत होगी, और तुम्हारी माँ की तस्वीर तो मैंने देखी है, तुम्हारी जैसी ही है। प्रेम की इस बात पर मुझे गुस्सा आया था कि वो ये सब कुछ ऐसी बातें क्यों कर रहा था। इससे पहले तो मैं प्रेम को बहुत ही खूबसूरत लगा करती थी। माया को भी पता नहीं क्या था। काम तो वो घर के कर लेती थी, लेकिन बीमार रहने लगी थी। अचानक से थक जाती, कभी कहती यहाँ दर्द होता है, कभी कहती वहाँ दर्द होता है। जब दो लोग चुपके से बातें करते हैं और तीसरा बंदा आ जाता है तो चुप हो जाते हैं, तो तीसरे को पता चल ही जाता है कि कोई बात तो हो रही थी। और ये लोग भी कब से ऐसे ही कर रहे थे, आपस में कोई खिचड़ी पका रहे थे। और मुझे ऐसा लगता था ये लोग ज़रूर कोई ऐसी बात करते हैं जो मुझे बताना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे जाते ही वो दोनों चुप हो जाते थे। मैंने दोनों से अपने अपने तरीके से पूछने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही बड़े तरीके से बात को घुमा दिया था। एक दिन तो माया की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश होकर गिर गई। मैंने फ़ौरन से ही प्रेम को फ़ोन किया और उसे कहा, जल्दी आ जाओ, माया की तबीयत खराब है, वो बेहोश हो गई है। वो आया। उसके बाद हम लोग माया को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट वगैरह लिख कर दे दिए। मुझसे भी पूछा कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस अचानक ही बेहोश हो गई, आप टेस्ट कर लें। जब उन्होंने टेस्ट किया और रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने बताया कि ये शुरू के दिन हैं, इसलिए इनकी कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना पड़ेगी। मेरा दिमाग तो बहक से उड़ गया था। यानी कि माया को हमारे घर रहते हुए भी 2 ही महीने हुए थे। मेरे तो कदमों के नीचे से ही ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा, ये कैसे हो गया? मैं दोनों को घर पे अकेला छोड़कर एक बार मार्केट चली गई थी और एक बार अपनी दोस्त के घर भी गई थी। कहीं उसी दिन तो ये सब कुछ नहीं हुआ? जब ये आई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब वो माँ बनने वाली थी। किसका बच्चा था? इसका बाप कौन था? मैं सोचों में गुम थी कि तभी डॉक्टर ने मुझे पुकारा तो मैं चौंक गई। कहने लगा, इनके पति कहाँ हैं? मैंने कहा, इसका पति विदेश में होता है, ये मेरी बहन है और मेरे ही घर पर रहती है। इसका पति साल में एक बार आता है। डॉक्टर ने कहा, फिर तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप इनके पति को बता दें कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि इनकी हालत अच्छी नहीं है। अगर वो साथ रहेंगे तो इनकी अच्छी देखभाल रहेगी, वो इनका ध्यान रख लेंगे। मैंने कहा, सब ठीक तो है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, वैसे खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन पति एक ऐसा इंसान होता है जो ऐसे समय में पत्नी का अच्छे से ध्यान रखता है। मैं बस इसीलिए कह रहा था। मैंने माया की तरफ देखा, वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, जिसका साफ मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ थी। हम लोग घर आ गए थे। मैंने प्रेम से ये बात चिल्ला चिल्ला कर पूछी थी कि ये माँ बनने वाली है, बताओ इसके बच्चे का बाप कौन है। मैंने माया से भी यही सवाल किया कि जब तुम यहाँ आई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था, और डॉक्टरों का भी कहना है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी 2 महीने की है, बताओ किसका बच्चा है? क्या खेल खेल रहे हो तुम दोनों मिलकर? कौन है इस बच्चे का बाप? ये बात मैंने प्रेम की तरफ देखकर बोली थी। प्रेम ने अजीब सी हरकत की। उसने कहा, ये क्या तुम रिवायती सास बनकर
उससे अजीब तरह से सवाल कर रही हो? पहले उसकी तबीयत खराब है, छोड़ो और इसे खाना बाना खिलाओ। उसने माया का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया, उसे बिस्तर पर बिठा दिया। मैं भी पीछे पीछे गई थी। वो माया से कह रहा था, तुम आराम करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझसे कहने लगा कि सूप बनाओ इसके लिए। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इसकी इतनी केयर कर रहे हो? पता नहीं किसका बच्चा है। कहने लगा, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी बहन है। मैंने कहा, बहन है इसीलिए तो गुस्सा कर रही हूँ। मेरा हक बनता है कि ये बच्चा किसका है ये बात जानूं। अगर तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम नहीं पूछते कि वो जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है उसका बाप कौन है? वो कहने लगा, चुप रहो, माया सुन लेगी, क्या सोचेगी? मैंने कहा, माया माया, आप तो पागल हो गए हैं उसके पीछे। वो मेरी बहन है या आपकी? मेरे पति ने कहा कि मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही खुदगर्ज निकली। तुम्हें तो छोटी सी जान का भी ख्याल नहीं। एक काम करो, मुझे हमारा बच्चा पैदा करके दे दो, फिर मैं उसे यहाँ से भेज देता हूँ। प्रेम ये कहकर घर से बाहर निकल गया था और मैं उसकी बात का मतलब ढूंढती रह गई थी। आज वो मुझसे हमारा बच्चा क्यों मांग रहा था और मेरे बच्चे से और माया के घर के जाने से क्या संबंध था? मैं रोती रही और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। माया को पता था कि मैं रो रही हूँ और वो मुझे चुप करवाने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि शायद वो जो करने आई थी वो तो हो चुका था। उसने मेरे पति को अपने कब्जे में कर लिया था। वो शुरू से ही मेरी पसंद की चीज़ें छीन लिया करती थी। आज उसने मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया था। मुझे लगा जब प्रेम का दिमाग ठीक हो जाएगा उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ये सब बढ़ता ही गया। माया के पीछे रोज वो मुझसे झगड़ा करता। माया को टाइम से खाना दिया या नहीं, माया को टाइम से दवा दी या नहीं, उसे जूस बनाकर दिया या नहीं, वो मेरे पीछे लगा रहता था। आखिर उसने मुझे समझ क्या रखा था? क्या मैं माया की नौकरानी थी? माया से भी अब मेरा झगड़ा होने लगा था। मैंने कहा, तुम जब से आई हो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरा घर बर्बाद कर दिया। क्यों आई हो तुम मेरी ज़िंदगी में? इतने समय से तुम कहाँ थीं? और कौन है इस बच्चे का बाप? कुछ बताती क्यों नहीं? वो बस मुंह सिए बैठी रहती। और उसने तो मेरी शिकायत अब प्रेम से भी लगा दी। कहने लगी, दीदी मुझसे झगड़ा करती हैं और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। प्रेम ने मुझे कहा कि तुम कैसी जालिम औरत हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि उसका बच्चा होने वाला है और तुम उसके साथ झगड़ा करती हो, उसका बीपी बढ़ाती हो। कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या करोगी? बस उसका ख्याल रखा करो। मैंने कहा, बच्चे की डिलीवरी के पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम तो मुझे घर खर्च के अलावा पैसे भी नहीं देते और तुम कहते हो कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। अरे तुम क्यों संभालोगे? क्या तुम्हारा बच्चा है? अगर मरता है तो मर जाए, तुम्हें इतनी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना कहना था कि प्रेम का हाथ मेरे गाल पर निशान छोड़ गया था और मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। लेकिन अगले ही पल प्रेम भी हैरान और परेशान था। मेरे पास आया और कहने लगा, माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ अचानक हो गया। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुमने बात ही ऐसी कह दी। उस बेचारे मासूम की क्या गलती है जिसे तुम अभी से कोस रही हो? प्रेम थोड़ी देर बाद चला गया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। ये 8 महीने मेरे लिए ऐसे थे जैसे सर पर कोई मुसीबत नाच रही हो। लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद क्या होने वाला था। क्या वो तब भी यहाँ से ना जाती? मुझे तो ऐसा लगता था कि वो इस घर में शायद हमेशा के लिए आ गई थी। उसका मतलब कि ये बच्चा मेरे पति का ही था और मैंने उस पर 1000 बार इल्ज़ाम लगाया। मैंने कहा, तुम्हारा बच्चा है, मान क्यों नहीं लेते? तुम इतने अच्छे आदमी नहीं हो कि किसी की बिना वजह मदद करोगे। लेकिन वो ये बात नहीं मानता था और ना ही माया ये बात मान रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मानसिक रोगी बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। ये दोनों मिलकर मुझे पागल कर देना चाहते थे ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ या आत्महत्या कर लूँ। शायद उन दोनों का यही प्लान था। मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल देना चाहते थे। फिर मैंने भी सोच लिया कि अब जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लूँगी। मैं किसी तरह वक्त काट रही थी और बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। एक दिन मौका देखकर मैं बच्चे को अस्पताल ले गई। मैंने कहा कि इसको टीका लगवाना है और वहाँ जाकर मैंने डॉक्टर से बात की कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने का तरीका क्या है। फिर किसी तरह मैंने सारे सैंपल इकट्ठे किए, डीएनए टेस्ट करवा लिया। 4 दिन के बाद रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और मेरे हाथ काँप रहे थे, क्योंकि अगर मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था और वो भी मेरी बहन के साथ मिलकर, तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर पाती। जब मैंने टेस्ट की रिपोर्ट खोली तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि उस बच्चे का बाप मेरा पति नहीं था। फिर वो उसका इतना ख्याल क्यों रखता था? मैं बड़ी परेशान हुई थी। अपने पति के कमरे में जाकर उसके गले लग गई थी।
कहने लगा, आज क्या बात है, मेरे ऊपर तो बड़ा ही प्यार आ रहा है, नहीं तो इससे पहले हमेशा आग ही उगलती रहती थी। मैं रोते रोते उसके गले से लगे हुए थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रेम, मैं गलत थी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्रेम ने मेरी आंखों से आंसू पोंछे। कहने लगा, इतना क्यों रो रही हो, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, प्रेम तुम बहुत अच्छे हो और मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन मुझे ये भी सच्चाई जाननी है कि माया के बच्चे का बाप कौन है। आज मैंने डीएनए करवाया था, मुझे तुम पर शक था, लेकिन उस रिपोर्ट में तुम उसके बाप नहीं हो। मेरी बात सुनकर प्रेम मुस्कुरा दिया। कहने लगा, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता था तुम मुझ पर शक करती हो, लेकिन मैं तुम्हारा शक दूर उस समय नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये तो तुम्हें पता ही चल गया है ना कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था, लेकिन पहले मैं खुद पता करना चाहता था। तुम्हें मेरा वो कजिन याद है जो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता था? मैंने कहा, कौन, जिसका नाम राज था? उसने कहा, हाँ वही, और हम लोगों ने इनकार कर दिया था क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन उसने माया को अपनी बातों में बहलाया। ये 2 साल तक वो उसके साथ ही थी, बिना शादी के ही ये दोनों रह रहे थे, और जब ये माँ बनने वाली थी तो उसने इसे घर से निकाल दिया। मैंने उसके खिलाफ सारे सबूत जमा किए हैं और अब उस पर केस करने वाला हूँ। या तो वो माया से शादी करेगा या फिर पूरा खर्चा देगा, उसके बच्चे की परवरिश करने की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। मैंने कहा, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कहा, माया ने कहा था कि तुम्हें अभी ना बताया जाए। शायद वो ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। मुझे इसलिए बता दिया था क्योंकि वो मेरा कजिन था, उसने मुझे दूसरे दिन ही बता दिया था। वो इस समय माँ बनने वाली ही थी। उसने कहा कि आप दीदी को मत बताना, मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। आज शाम को ही मेरी राज के साथ बात हुई है, मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वो हमारे घर आएगा और यहाँ बैठकर सारी बात करेगा। मैंने माया से भी माफ़ी मांग ली थी। उसे कहा कि पागल, मुझे इतना पराया कर दिया, मुझे बताती तो सही। उसने कहा कि नहीं दीदी, मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, वरना आप मेरी माँ की परवरिश पर उंगली उठा देती। मैंने कहा, ठीक है कि तुम्हारी और मेरी माँ अलग थीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। शाम को जब राज हमारे घर आया तो वो खुद परेशान था। उसने कहा कि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं माया से शादी करूं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं माया से शादी करने को तैयार हूँ। मामला तो खुद ही सुलझ गया था क्योंकि अब वो एक बेटे का बाप भी बन चुका था। हमने उनकी शादी करवा दी, वो माया को हमारे घर से विदा करवा कर ले गया। अब वो दोनों एक साथ रहते हैं, हफ्ते में एक बार हमारे घर भी आते हैं, हम मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं। प्रेम कहता है, यार तुम तो बड़ी ही खतरनाक हो, मुझसे कितना झगड़ा किया। मैंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं डर गई थी कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। प्रेम ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, विश्वास करो मेरा। मैंने कहा, विश्वास है और खुद से भी ज़्यादा है। हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियां भर गई थीं। मैं अभी तक माँ तो नहीं बनी थी, लेकिन डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई थी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही भगवान की तरफ से कृपा होगी मैं माँ बन जाऊँगी। आप सब लोगों से विनती है कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना कि मेरे आंगन में एक नन्हा मुन्ना सा फूल खिले, और मेरी बहन के लिए भी प्रार्थना करना। ये रिश्ते भी बड़ी ही अजीब चीज़ होते हैं, इंसान को ना जाने क्या क्या सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मैंने जो दोनों के बारे में सोचा था गलत सोचा था, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था प्रेम मुझसे बहुत प्यार करता था और एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही माया और राज एक दूसरे से मिले थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।